जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कल पढ़ रहे थे। उसमें 1885 से 1947 तक का घटनाक्रम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आता है। 1947 भारत को आज़ादी मिल गई थी और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 1885 से लेकर 1925 तक का घटनाक्रम पढ़ चुके हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। अच्छा, कानपुर अधिवेशन भाई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने, जो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर जो तुमसे कोई पूछ ले तो एनी बेसेंट जी थी। और अगर जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष तुमसे पूछ ले तो एनी बेसेंट जी, वो सरोजिनी नायडू जी थी। और इन्होंने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके पहले 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। अच्छा, बेलगांव अधिवेशन क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। और एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी वो बेलगांव अधिवेशन था। 1924 में बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रौलट एक्ट हुआ था। मतलब ये सारा घटनाक्रम हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। पूरा घटनाक्रम पूरी स्लाइड के माध्यम से, इससे अच्छी स्लाइड उसमें बनी है। देखिए, उसमें इससे ज़्यादा कंटेंट उसमें था, क्योंकि इसमें तो घटनाएं कम बची है, पीछे घटनाएं सारी थी। तो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट लिखा गया है। ये पहला वीडियो आज जिसने नहीं देखा है, अगर जो पहले चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाई शुभम वर्मा सर्च कीजिए, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप उसे देखिए, अपने नोट्स बनिए, प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 नंबर का बनेगा उससे। हम साइमन कमीशन से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साइमन कमीशन से हमने बताया था कि अगले वीडियो में 1927 से, तो 1927 में साइमन कमीशन बना था, यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो था उसने 1927 ईस्वी में सर साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया। क्या बनाया? कमीशन बनाया 1927 में। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने सर साइमन की अध्यक्षता में। अच्छा, अध्यक्ष था साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। दुख की बात यह है कि सातों अंग्रेज थे। ये सातों अंग्रेज थे और अंग्रेज गुर की चमड़ी के होते हैं, इसीलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कह दिया गया। और ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आने वाला था। पहली बात को सुनो, 3 फरवरी 1928 को भारत आने वाला था। इसके पहले 1927 में भारत में कांग्रेस का होता है मद्रास अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है? मद्रास अधिवेशन। और मद्रास अधिवेशन में कहा गया कि साइमन कमीशन अगर जो भारत आया तो बहुत ही जोर शोर तरीके से पूरी ताकत लगाकर इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि भारतीयों के हित की चीज साइमन कमीशन में नहीं होगी। क्योंकि प्रत्येक सदस्य उसका जो है अंग्रेज है। अंग्रेज सदैव अपने हित की बात करेंगे, भारतीयों के हित की बात नहीं करेंगे। तो मतलब साइमन कमीशन जब बना था तभी से भारत में चीजें चलने लगी थी कि इसका विरोध करना जरूर है। और इसका अगर जो तुमसे पूछे कि किस अधिवेशन में इसकी बात की गई थी, तो 1927 में मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, वहां पर इसकी बात की गई थी। और घटना वही घटी 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और भारत में हर जगह इसके विरोध प्रारंभ हो गए। हर जगह इसके विरोध प्रारंभ हो गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसी क्रम में लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी कहा जाता था। पंजाब के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। शेरे पंजाब कहा जाता था इनको। इन्होंने इसका कमीशन का विरोध किया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं ने इसका साइमन कमीशन का विरोध किया। तो ये लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे पंजाब में। कहाँ? पंजाब में, लाहौर में, सिंध में इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय। इसी साइमन कमीशन के विरोध के समय पुलिस की लाठीचार्ज से घायल हो जाते हैं। अंततः इनकी 1928 में ही मृत्यु हो जाती है। लाठीचार्ज होने से इनकी काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इन्होंने 2-4 शब्द कहे हुए, इनके कुछ इस प्रकार के शब्द थे कि हमारे सर पर लगने वाली लाठी एक लाठी अंग्रेजी शासन काल में कील की तरह, संदूक में कील के ताबूत की तरह साबित होगी। तो ये साइमन कमीशन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में भारत में बनाई गई नेहरू रिपोर्ट, ये जरा लिख लेना, जगह की कमी थी। नेहरू रिपोर्ट बनाई गई 1927 में ही, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। और इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और सचिव बने थे जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, तुमसे कोई पूछ लेगा सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव इसके थे तो जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में बनी थी। और साइमन कमीशन 7 सदस्य
थे, सर साइमन अध्यक्ष था। 1928 3 फरवरी 1928 को भारत आया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में 1928 में होती है। तो साइमन कमीशन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी और ये स्लाइड जो है आप लिख लीजिए पूरी, और जो हमने बताया है अगर जो लिख सकें तो वो बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार की कर वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा वारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। याद रखना कि वारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये क्वेश्चन तो यही है, कब किया गया? तो ये कब किया गया अगर जो आपको पता हो तो अपने आप याद रख लीजिए, वर्ष 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। आज अच्छा, आज थोड़ा स्लाइड में हमने परिवर्तन किया, बीच बीच में क्वेश्चन डाल रहे हैं जिससे आप लोग सक्रिय बने रहें और आप लोग अपने ज्ञान का भी टेस्ट करते रहें और हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाएं। तो वारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था और इसका नेतृत्व यहाँ पर कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहा था? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सुनो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इन्हीं गुजरात की महिलाओं ने दिया था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। वल्लभ भाई पटेल के बारे में दो चार बातें और याद रखो तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। एक इनकी जो प्रतिमा बनाई गई गुजरात में, उससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप यहीं पर इसके साथ में याद रख लीजिए कि इनकी प्रतिमा 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ बनाई गई है? तो गुजरात में बनाई गई है, नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है, साधुपेट द्वीप पर बनाई गई है। कहाँ? साधुपेट द्वीप पर, केवड़िया गुजरात में बनाई गई है। केवड़िया गुजरात में। लिख लेना आप जो चीज़ें, हमारे पास जगह नहीं है तो हम ऐसे फिर भी लिख रहे हैं, फिर भी लेकिन अपने अपने पास आपके पास जगह उपलब्ध है, आप अच्छे से लिख लेना कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई साधुपेट द्वीप में, केजड़िया गुजरात में बनाई गई और इसके वास्तुकार अगर तुमसे कोई पूछ ले तो राम सुतार थे। कौन वास्तुकार थे? तो राम सुतार इसके वास्तुकार थे। गृह मंत्री पहले बने स्वतंत्र भारत के। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर साधुपेट द्वीप केजड़िया गुजरात में बनाई गई, केवड़िया गुजरात में बनाई गई और इसके वास्तुकार राम सुतार थे। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो किस कांग्रेस अधिवेशन में 21 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की थी। अब पूरा अधिवेशन समझिए जरा हमारे साथ। ये क्वेश्चन 18 इसलिए है भैया क्योंकि इसके पहले का कंटेंट हम आपको बता चुके हैं, आप उसे देखिए जरा पहली बार। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो पर जाइए और आप चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और फिर देखिए। पहले आप पूर्ण स्वराज की घटना सोचिए। जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन इसका नाम ही है तो लाहौर में हुआ था, लाहौर में ही हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पहला अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई, लाहौर अधिवेशन में की गई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे भैया जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और घोषणा की गई कि आज के बाद प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और इसके पहले घटना घटी थी 31 दिसंबर 1931 को, 31/12/1929 को किया गया था। 1929 को किया गया था रावी नदी के तट पर। कहाँ? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज के समान घोषणा कर दी गई थी। तो ये लाहौर अधिवेशन से जुड़ी हुई बातें थे। वैसे क्वेश्चन इसमें से यही था कि लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। आप इतनी बातें याद रखना कि लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन के बाद 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया और उसी के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और उसके बाद घोषणा कर दी गई कि प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस से जुटी हुई कुछ बातें थी। दांडी मार्च गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। दांडी मार्च को हम पूरा विधिवत पढ़ेंगे अभी आगे। दांडी मार्च से जुड़ी क्या घटनाएं थी? तो दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के विरोध में गांधी जी द्वारा की गई एक यात्रा थी। कहां से कहां तक की गई? तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की गई यात्रा, गुजरात तक चली थी यात्रा। 78 सहयोगियों ने इसमें भाग लिया था। पिछला क्वेश्चन यही था, कितने सहयोगियों ने भाग लिया था इसमें? तो 78 सहयोगियों ने इसमें भाग लिया था। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चली थी और स्टार्ट कब हुई थी? याद रखना 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात पहुंचकर
कर समाप्त हुई थी, नमक कानून तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को, और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था 6 अप्रैल 1930 को। अगर जो ऑप्शन में दे रखा हो 12 मार्च 1930, तो दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगर जो मुख्य रूप से तारीख दे रखी हो 6 अप्रैल 1930, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा प्रारंभ होने के बाद 5 मई 1930 ईस्वी को 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद किस जेल में रखा गया, तो यरवदा जेल में रखा गया था। यरवदा जेल में गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया 5 मई 1930 को, तो यरवदा जेल में रखा गया। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जब गिरफ्तार हो गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था सरोजिनी नायडू जी ने। एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर अगर जो महिलाओं में किसी का रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो सरोजिनी नायडू जी का रहा है। तो सरोजिनी नायडू जी ने इस आंदोलन को चलाया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, वही क्वेश्चन आगे दे रखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930। अगर जो यहाँ तारीख दे रखी होती 6 अप्रैल 1930, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यही था कि 6 अप्रैल 1930 हम लगा कर आते, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं कभी। 12 मार्च 1930 इसका सही है। अब अंग्रेजियों ने लंदन में प्रारंभ किए गोलमेज सम्मेलन। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कहाँ हुए, लंदन में हुए भैया। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये जो स्लाइड बनी है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, लिखते रहिए। जो हम लिख रहे हैं वो अपने लिखने का प्रयास कीजिए, जो स्लाइड में लिखा है तो बिल्कुल पक्का लिखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अगर देखा जाए तो कितने कुल मिलाकर सदस्यों ने भाग लिया था, 89 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, मतलब कांग्रेस ने भाग लिया। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ, और इस गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, मतलब कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया। मतलब एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। भारत के एक नेता हुए हैं, भारत के महत्वपूर्ण दलित नेता हुए थे भीमराव अम्बेडकर जी, जो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारत की आन बान शान, उस समय भारत के संविधान के सबसे बड़े ज्ञाता। हमें लगता है आज तक संविधान के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि भारत में जब संविधान बनने की बात चलने लगी तो विश्व में जो संविधान का ज्ञाता था, विश्व में संविधान का ज्ञाता उस समय कौन था, तो सर रिचर्ड था। सर विव रिचर्ड जो था, सर विव रिचर्ड के पास भारत के जब नेता जाने लगे, तो भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके से 2-4 गुट भेजे इन्होंने, जबकि प्रधानमंत्री बने थे ना, तो इन्होंने जब गुट भेजे तो उन्होंने कहा कि सर रिचर्ड जब आजाद होगा भारत, उसके बाद की घटना ये है, तो उसने कहा कि संविधान का भारत में सबसे बड़ा ज्ञाता अगर इस समय कोई है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, आप यहाँ क्यों टहल रहे, उनके पास जाइए। तब जाकर भारत में भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव लड़ाया गया, और भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा में शामिल हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था सरोजिनी नायडू जी, और महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। मतलब उन्होंने कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, इसमें एकमात्र महिला जो महत्वपूर्ण महिला का किरदार जो निभाया है वो सरोजिनी नायडू जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लिया था। और महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये चीजें आपको ऊपर बता चुके हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये याद रखना कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, एनी बेसेंट जी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ये गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रत्येक बात को आप नोट के लिए और सुनते रहिए। तो पूना पैक्ट कब हुआ, क्या है पूना पैक्ट, क्या है, तो पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। समझौता हुआ था, समझौते के परिणाम क्या निकले, ये पूना पैक्ट हुआ था। गांधी वर्सेज अम्बेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट, यही डाटा इसका यही कि जिसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। ये अंबेडकर जी का कहना मतलब था। और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ये अंबेडकर की बहुत बड़ी जीत एक थी। अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य में दलित वर्ग और मतलब सुमेरन वर्ग के मध्य में ये समझौता हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। अच्छा, पूना पैक्ट आ गया। इसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना एक हमसे छूट गई है, सॉरी, इसको हम आपको लिखकर अभी आगे बता रहे हैं। उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए, हम बताएंगे आपको, और लिखिए जरा।
ये क्वेश्चन लिख रखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, इसको आप छोड़िए जरा, जो हम बताना चाह रहे थे वो आप सुनिए कि जो ये क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक आप जानते हैं 1940 में घटना घटी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में की थी। तो इसके पहले अगर जो देखा जाए तो एक घटना घटी थी कि कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ कराची अधिवेशन, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1931 में हुआ था। सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके पहले ये 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। 31 मार्च 1931 को मतलब ये कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। 26 से 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में गांधी जी, कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी को काले झंडे क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि इसके पहले 5 मार्च 1931 को, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू के कारण पेन नहीं चल रहा था हमारा, तो अब आगे देखिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो भारतीय जनता को लग रहा था कि महात्मा गांधी अगर वो चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा लेते। इसीलिए जो 31 मार्च 1931 को जो लाहौर कराची अधिवेशन हुआ, इस कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया और उनको काले झंडे दिखाए गए कराची में जब महात्मा गांधी जी गए। भारतीय जनता में उस समय विरोध था। और आज भी भारतीय जो हम लोगों में से जो थोड़ा कम, हम आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो थोड़ा कम ज्ञान रखते हैं वो अगर जो कहने लगते हैं कि गांधी जी गलत थे, अरे गांधी जी कैसे गलत थे भाई? वो ऐसा आदमी जो उस समय लंदन पढ़ने गया था, पैसे की कमी नहीं थी। आज अपने आसपास के गांव में जाकर 2 4 6 गांव में देकर जाकर देखे, आज भी लंदन कोई पढ़ने नहीं जाता है। लंदन पढ़ने गए थे मतलब पैसे में संपन्न थे, फिर भी पूरी जिंदगी चरखा कट कर चलाते चलाते पूरी जिंदगी अपनी बिता दी। धोती कुर्ते में जिंदगी काट दी अपनी, धोती और कुर्ते में जिंदगी पूरी काट दी अपनी। गांधी जी आधी जिंदगी अपने जीवन कारावासों में बीत गए इनका। तो मतलब गांधी जी क्या कर सकते थे? 5 मार्च 1931 को जब गांधी में समझौता हुआ, इसमें इन्होंने 11 सूत्री मांग रखी। उसमें इन्होंने एक मांग रखी थी कि जो भारत में जितने राष्ट्रीय कैदी हैं, मतलब जो राजनीतिक रूप से फंसे हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। इरविन ने कहा बिल्कुल पक्का गांधी जी, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब इसको फांसी हो गई भगत सिंह को, तो गांधी जी ने इरविन से कहा कि क्यों फांसी दे रहे हो आप, बताओ क्या कारण हो सकता है? आपने कहा तो छोड़ देंगे, लेकिन इरविन ने तुरंत कह दिया कि इनको फांसी हम राजनीतिक रूप से नहीं दिया है, राजनीतिक घटनाक्रम इन्होंने एक किया था कि बटुकेश्वर नाथ दत्त के साथ मिलकर इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था, और बम फेंकने से कोई मरा ही नहीं, तो फांसी कैसे दी जाए? इनके ऊपर साइडर्स हत्या केस लगाया गया था। साइडर्स हत्या केस में इनको फांसी दे दी गई थी। अच्छा, इनकी मृत्यु का विरोध, इनके फांसी का विरोध भारत में जितने वकील थे, सरदार वल्लभ भाई वकील थे वो भी कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे वो भी कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी वकील थे वो भी कर रहे थे, महात्मा गांधी जी वकील थे वो भी कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज बात सुनने वाले थे? अंग्रेजों ने किसी की बात नहीं सुनी। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भारत के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन। इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और 1932 में उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट, जो आपको हम पीछे बता चुके हैं। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो लिख लीजिए, कई बार आपको बोले हैं और लिखने का प्रयास भी हमने किया है। स्लाइड थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा था, जैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस बीच में हुआ। अब हम आगे चलते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है हमारा। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया। ये गलत हो सकता है, 8 अगस्त 1942 नहीं, आप 9 अगस्त 1942 आप इसे रखिए, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के बाद 9 अगस्त 1942 को आंदोलन, ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। अगर जो आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तब आप क्वेश्चन 9 अगस्त 1942 ही जवाब देकर आएंगे। लेकिन अगर जो पूछे कब स्टार्ट हुआ था और डेट 9 अगस्त ना दे रखी हो, तो 8 अगस्त को औपचारिक रूप से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो चुका था, जो ऑपरेशन जीरो आवर के साथ ये आंदोलन शुरू हो चुका था। इसे ही अगस्त आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। इसी आंदोलन में महात्मा जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली, ये क्वेश्चन आपको
बहुत कम देखने को मिलेगा इधर-उधर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और इस समय अगर जो पूछे तुमसे कोई गवर्नर मतलब वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो, ये इस वायसराय का नाम था। कैसा नाम है? लिन लिथगो इस वायसराय का नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन नारा, भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर पूछे तो 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन पूछे तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने प्रारंभ किया था। अब आगे क्वेश्चन एक हमने लिख रखा है कि संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? क्रिप्स मिशन के तहत गठित की थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन की गई थी, कि माउंटबेटन योजना के तहत गठित की गई थी, कि साइमन आयोग के प्रस्ताव के तहत गठित की गई थी। साइमन आयोग हम पूरा पढ़ चुके हैं। क्रिप्स मिशन पूरा 1942 में आया था, इसे अंग्रेजों ने शुरू किया था, पूरा पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू की गई थी, और माउंटबेटन योजना 3 जून को आई थी, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये अभी आगे देखेंगे। 3 जून को प्रारंभ हुई थी। तो ये क्वेश्चन अगर जो हमसे पूछे कि संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। वही हम बताए थे कि माउंटबेटन योजना हम आगे पढ़ेंगे। तो माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर आया। इसके पहले गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था? वायसराय, गवर्नर जनरल सॉरी पर समाप्त हो चुका है। वायसराय जो था, वायसराय इसके पहले कौन था? इसके पहले लॉर्ड वेवेल, वेवेल वायसराय था। वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन वायसराय बनकर आया। और माउंटबेटन भारत विभाजन की पूरी योजना जो क्लीमेंट एटली उसमें प्रधानमंत्री थे, उनकी नियंत्रण में पूरा तैयार करके आया था। माउंटबेटन योजना बनाई इसने। ये पूरे भारत विभाजन की योजना थी। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो मौजूदा उस समय थे, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। इसीलिए वेवेल को हटा करके माउंटबेटन को भेजा इसने। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। इसके अनुसार, इस योजना के अनुसार लिखा था कि भारत को, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाए। इसमें स्पष्ट लिखा था भारत को किया जाना था। इस योजना में स्पष्ट लिखा था कि भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाए। पूरा चिट्ठा माउंटबेटन पर फाड़ दिया। और दिमाग किसका था? दिमाग पूरा था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अच्छा, जो योजना बनी थी उसमें ये इसने कहा था कि जून 1948 में भारत को आज़ाद करेंगे। कब आज़ाद करेंगे? जून 1948 में भारत को आज़ाद करेंगे। लेकिन भारत में आंदोलन की गतिविधियां बहुत तेज थी। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन अब नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और भारत में संविधान सभा के गठन थी, बाकी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। इसके चलते और 1939 से 44 के मध्य में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 45 के मध्य में, 1939 से 1945 के मध्य में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की दशा खराब हो गई थी। इसीलिए इनको भारत को छोड़ना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 को आखिरकार वो दिन आया जिस दिन हम लोगों को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो ये 1925 के बाद 1885 से लेकर 1925 तक का घटनाक्रम हमने पार्ट 1 में कर लिया था। उसको अगर जो किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से देखकर जाकर आप देख लीजिए। अच्छा वीडियो है, कंटेंट इससे भी अच्छा उसमें लिखा, क्योंकि वहाँ की घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और 1925 से लेकर माउंटबेटन योजना 1947 तक का घटनाक्रम हमने इसमें पढ़ लिया, जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। जो एक दो चीज़ें हमसे छूटी उनको हमने बीच में भी बता दिया है। जो चीज़ हमको लगे कि अभी इसमें बताने लायक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उसका नेतृत्व कैसे किया, पंजाब में सरकारें कैसे बनाई, मतलब जापान में जो सरकारें कैसे बनी भारत के द्वारा, कैसे गुटों का एकत्रित किया गया। ये ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम भारत में निवासी हैं और किसी बड़े एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये घटनाएं जो हैं इनको हम एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और इसका जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू हम आपको दे देंगे, करवा देंगे। जो हाल ही में एग्जाम, जो शिक्षक भर्ती चल रहे हैं, एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें जीके के क्वेश्चन से बनते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था, टाइम थोड़ा कम था इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में बनाया। लेकिन शॉर्ट में तो नहीं है, हर चीज़ में हमने डिस्क्राइब किया, आपको बताई है। आप इतना तो देखते नहीं है, पूरा वीडियो आप देखें, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, इसलिए थोड़ा छोटा करने का प्रयास हम करने लगते हैं। वरना कंटेंट बहुत अच्छा हम दे सकते हैं आपको, और सिर्फ वीडियो को आप देखें। पहले वीडियो को प्यार मिला इसलिए दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसे आप पूरा देखिए और पहला पार्ट भी देखिए, तब आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। और इसके बाद हम आपको कम से कम 20 से 30 एमसीक्यू आपको देंगे, वो आप लगाइए। आपका इससे क्वेश्चन छूटकर नहीं जाएगा। जो हमसे 2-3 चीज़ें इसमें छूटी हैं, छोड़ दीजिए, उन्हें जानबूझकर छोड़िए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। वो चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे और आपको वहाँ पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। तो आप इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका क्वेश्चन बीट नहीं होगा, चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम रहे हैं, स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस, आईएएस की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों।